शुरुआत करते हैं अजीत पवार जी के देहांत से। तो उससे क्या हुआ है? खबर तो आई है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एयरक्राफ्ट को लेके, लेकिन वो एयरपोर्ट जहाँ जो रनवे था, जिसको हम एयरपोर्ट नहीं रनवे कहना चाहिए, वो उतना सेफ नहीं था लैंडिंग के लिए। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि ये एयरफील्ड है, ये प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है। और ऐसे एयरफील्ड्स हैं देश में, दुनिया में, और भी ऐसे एयरफील्ड्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है वीआईपी मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। अभी हम आते हैं 2026 और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होते हैं, तो यहाँ पे एनडीए को इतनी बहुमत कैसे मिली? जो हाल ही में नगर परिषद और महानगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं, वो कभी इतने हाई प्रोफाइल रहे नहीं है, बट वो हाई प्रोफाइल बन गए क्योंकि मुख्यमंत्री स्टेट का जाके एक कॉर्पोरेटर या एक नगर अध्यक्ष के लिए भी वो वहां कैंपेन करने आया था। एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरे तरफ उनके भाई राज ठाकरे, जो सालों साल बात नहीं करते थे, उन्होंने हाथ मिलाए हैं। उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में स्टेज पे मिलके की और अब वो इलेक्शन साथ लड़ रहे हैं। कुछ महीने पहले महायुति की जो सरकार है, फडणवीस जी की सरकार है, उन्होंने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला जो हिंदी का एक तरीके से इंपोजिशन किया जा रहा था महाराष्ट्र के स्कूल्स में। इसके विरोध में दोनों भाई ने अपने अपने पक्ष के लेवल पर उन्होंने कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स मराठी अस्मिता और इस सब के प्रोपोनेंट्स रहे हैं। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज शुभम चौहान। शुभम मुंबई में एक पत्रकार हैं और इन्होंने काफ़ी करीबी से महाराष्ट्र में जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे वो कवर भी किए थे, वो देखे भी थे, और इसलिए हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में ही नहीं। जो हाल ही में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का देहांत हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे क्या होगा महाराष्ट्र में, हमारा जो सबसे बड़ा स्टेट है जीडीपी के आंकड़ों में, वहां पे क्या उथल पुथल मचेगी। शुभम, धन्यवाद फेयर ऑब्जर्वर से बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे न्योता देने के लिए रोहन। बिल्कुल शुभम, तो हम शुरुआत करते हैं अजीत पवार जी के देहांत से। तो उससे क्या हुआ है? खबर तो आई है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एयरक्राफ्ट को लेके, लेकिन वो एयरपोर्ट जहाँ जो रनवे था, जिसको हम एयरपोर्ट नहीं रनवे कहना चाहिए, वो उतना सेफ नहीं था लैंडिंग के लिए। जी रोहन, तो अगर आप महाराष्ट्र का इतिहास उठा के देखें, मैं अजीत पवार पे आऊं उससे पहले जो पृष्ठभूमि है, जो कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक वो सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग हमें महाराष्ट्र के बाहर से देख रहे हैं। लास्ट करीबन 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने एक चर्न देखा है। अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस हुए हैं, पार्टी स्प्लिट हुई हैं, लॉयल्टीज चेंज हुई हैं, और 2 रीजनल पार्टीज जो है, शिवसेना और एनसीपी, वो दोनों स्प्लिट हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लास्ट कुछ महीनों में, स्पेशली 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें महायुति ने स्वीप किया वन साइड 234 आउट ऑफ 288, तो एक समय के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक स्थिरता जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में हमें देखने मिलेगी, थोड़ी सी, बिकॉज वो एक बाहर से आप इसे देखेंगे तो लगेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, जो कि हो रहा है। लॉयल्टीज चेंज हो रही है, आज पता नहीं कौन सा एमएलए किसके तरफ है और कौन कहाँ चला जाएगा। तो जैसे ही एक ये सेंस आ रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ी एक स्टेबिलिटी, स्थिरता आएगी, ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ जहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अब ये वो जो थोड़ी स्टेबिलिटी की एक फीलिंग आ रही थी, अब वो कंप्लीटली चेंज होगी, बिकॉज अजीत पवार का जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है, ऑफ कोर्स किसी ने ये देखा नहीं था, ये प्रिडिक्ट नहीं किया था, और ये एक एक्सीडेंट में जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है और जिस पद पर वो थे, जो उनकी अहमियत थी महाराष्ट्र की राजनीति में, वो शायद ही कोई नेता वैक्यूम फिल कर सकता है। तो अब इस एक्सीडेंट, इस एयर क्रैश के बाद ये तो सर्टन है कि महाराष्ट्र की राजनीति नियर फ्यूचर में तो आपको और उथल पुथल देखने मिल सकती है। तो ये थी राजनीति की बात। अब जो आपने जिक्र किया, जो बारामती की एयरफील्ड थी, अगर मैं क्विकली आपको क्रोनोलॉजी जो है वो अगर आपको बता दूं, 28 जनवरी को अजीत पवार जो है मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। उनकी 4 सभाएं थी बारामती में, क्योंकि महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति की इलेक्शंस आ रहे हैं। बारामती ऑफ कोर्स उनका होम टाउन है, वो वहां के एमएलए रहे हैं, उनका काफी दबदबा है उस एरिया में, और वो उसके लिए 28 तारीख की सुबह मुंबई से निकल के बारामती की ओर जा रहे थे। जो अभी जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, जो ऑफिशियल्स ने कहा है
कि जब फर्स्ट टाइम जो पायलट्स लैंड करने के लिए वहां अटेम्प्ट कर रहे थे, विजिबिलिटी का कहीं ना कहीं इशू हुआ। और क्योंकि बारामती की एयरफील्ड एक प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है, एक प्रॉपर एयरपोर्ट, और रोहन आप एविएशन जानते हैं काफी अच्छे से, आपको टेक्निकलिटीज पता है, बट अगर स्पष्ट शब्दों में मैं समझाऊं, आप यूजुअल एयरपोर्ट में आपका एक एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको, पायलट को जो गाइड करते हैं कि लैंडिंग की कंडीशंस क्या है, और जो जो फॉलोइंग जो प्रोसीजर होता है लैंडिंग के समय और टेक ऑफ के समय। बारामती की एक एयरफील्ड है, सॉरी, बारामती की एक एयरफील्ड है जहां पर कुछ फ्लाइंग स्कूल्स भी ऑपरेट करते हैं वहां पे। दे यूज इट एज अ स्पेस फॉर ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के लिए उस जगह का इस्तेमाल करते हैं। कहा ऐसा जा रहा है अभी कि जब पहली लैंडिंग का पायलट ने, उनको विजिबिलिटी की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, उन्हें एक टर्न अराउंड करने कहा गया था, जो लोग वो एयरफील्ड देख रहे थे, संभाल रहे थे। जब सेकेंड टाइम वो एक जो एसओपी के हिसाब से वो रन अराउंड करके जब सेकेंड टाइम वो ट्राई करने गए, अटेम्प्ट करने गए लैंडिंग के लिए, तब कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है जो एविएशन एक्सपर्ट्स है, कि देयर कुड हैव बीन एन एरर इन जजमेंट। जो पायलट जब लैंड करता है, डिफरेंट वेदर कंडीशंस होते हैं, और अलग अलग इसमें जो फैक्टर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। विजिबिलिटी, आप सन के थ्रू, आप सनलाइट आपकी आंख में आ रही है तो आपको शायद कुछ दिक्कत हो सकती है लैंडिंग के समय। विजिबिलिटी, फॉग, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं अभी ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, बहुत लोगों का ये एनालिसिस है बेस्ड ऑन जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन फुटेज है, कि कहीं ना कहीं वो एक एरर जो है वो लैंडिंग के समय वो हुआ, एंड उसका नतीजा जो है हम सबके सामने है कि अजीत पवार के साथ 4 और लोग थे, एक फ्लाइट अटेंडेंट, एक उनका सिक्योरिटी ऑफिसर, और ऑफ कोर्स 2 पायलट। रही बात बारामती एयरफील्ड, तो जी बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि ये एयरफील्ड है, ये प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है। और ऐसे एयरफील्ड्स हैं देश में, दुनिया में, और भी ऐसे एयरफील्ड्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है वीआईपी मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, कि कोई अगर वीआईपी आ रहा है तो उसे वहां लैंड कराया जाए। तो उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी एज सच नहीं है, बट अगेन ये एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली किन कंडीशंस में ये हादसा जो हुआ, क्या कुछ एरर था, या फिर और कोई टेक्निकलिटी इसमें इन्वॉल्व थी। बिकॉज रोहन, आप एयरफील्ड की बात कर रहे हैं बारामती की। जब ये हादसा सामने आया, जब ये दुखद हादसा सामने आया, जो एविएशन, जो चार्टर प्लेन जिसमें अजीत पवार ट्रैवल कर रहे थे, वो जो कंपनी है जो ये चार्टर प्लेन ऑपरेट करती है, उनकी एक ऐसी कंप्लेंट सामने आई थी कि एक सिमिलर चार्टर प्लेन था 2023 में, जो मेरे हिसाब से त्रिवेंद्रम टू मुंबई या ऐसे वो आ रहा था, और वहीं कहीं लैंडिंग के टाइम वो भी प्लेन जो है, चार्टर प्लेन, वो क्रैश कर गया था। ऑफ कोर्स उसमें थैंकफुली सब बच के निकल गए थे, बट उसमें जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही कि ये 2023 की घटना थी। उस चार्टर प्लेन को जो इन्वॉल्व था, उसकी अभी तक एक फाइनल पुख्ता रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई प्रश्न हैं जो उपस्थित किए जा रहे हैं बारामती एयरफील्ड को लेकर, और साथ ही साथ उस चार्टर प्लेन को जिसमें अजीत पवार जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। माना जा रहा है कि ये काफी पुराना एयरक्राफ्ट है, वो कई बार इस एयरक्राफ्ट को यूज कर चुके हैं। तो वो जो परिस्थिति है वो फिलहाल ऐसी है, बट अगेन जब से ये हादसा सामने आया, बहुत थ्योरीज फ्लोट करी जा रही हैं, कंस्पिरेसीज और अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या हो सकता है। बिकॉज 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जो बहुत ग्रेनी है, जिनमें आप देख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जो है वो एयरक्राफ्ट पूरा एक तरफ टर्न होके एंड सीधा जाके वो रनवे के साइड में, जो एक हाइट लेवल पे था, उसके साइड में जाके वो प्लेन जो है वो क्रैश किया है। तो मेरे हिसाब से ये परिस्थिति फिलहाल की है। आई थिंक वाइज यही होगा कि जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उसमें ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक्चुअली किस सर्कमस्टांसेस में हुआ था, जिससे ऑफ कोर्स बहुत ही ट्रैजिक ये जो इंसिडेंट रहा है बारामती से जो आया पिछले हफ्ते। रोहन, बिल्कुल बिल्कुल शुभम, आपने एकदम सही बताया कि ये ट्रैजिक इंसिडेंट रहा है, क्योंकि एक भले किसी भी पार्टी के हों, लेकिन थे तो भारत के बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियन, और अजीत पवार जी का उनका काफी नाम रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में वो काफी पॉपुलर हैं, उनकी चर्चा हर जगह होती है, काफी पॉपुलर हैं। वो मीडिया बाइट देने में तो काफी वो फेमस रहते थे जी। लेकिन उनका वो जो अभी भाजपा की जो सरकार है उसके एक बहुत बड़े पिलर माने जाते थे। तो भाजपा की सरकार के साथ अभी क्या होगा? जी, तो जो अगर आप पहले अजीत पवार की जो आपने बात करी कि उनकी साउंड बाइट्स और उनके स्टेटमेंट्स बड़े फेमस थे,
अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को करीबन लास्ट 30 से 35 साल आप अगर उठा के उसमें देखें, 1991 में अजीत पवार पहली बार एमपी बने, फिर उनके जो अंकल हैं शरद पवार, उनके लिए उन्होंने वो सीट खाली करी, और उसके बाद से 93, 94, 95 ऑनवर्ड्स से लेके अब तक वो स्टेट पॉलिटिक्स का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। उनको अजीत दादा बोला जाता है। वो काम के आदमी है कि आप उनसे बेफिजूल की बातें करने आप जा नहीं सकते। उनके सपोर्टर्स आपको ढेर सारी ऐसी बातें जो इनफैक्ट लास्ट कुछ दिनों में और बाहर आ रही हैं कि वो कैसे अप्रोचेबल थे। और एक तो उनका जो जो उनकी हाईलाइट थी कि बड़े पंचुअल आदमी थे। वो सुबह अपना काम जो है वो सुबह 5 बजे उठ के 6, साढ़े 6 बजे वो अपने काम के लिए निकलते थे, और वो देर रात तक काम करते थे, लोगों से मिलना, उनकी मीटिंग्स, और वो टाइम के बड़े पक्के थे। आजकल हम देखते हैं वो नेताओं का एक स्टाइल स्टेटमेंट ही हो गया है कि हम अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं। उनका ऐसा नहीं था, बट ये एक हिस्सा रहा। दूसरा हिस्सा ये रहा कि यही वो अजीत पवार जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था। और 2013-14 में तो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा था कि हम इनके जो सबूत है हम ट्रक भर के और उसमें दिखा के हमारे पास बहुत कुछ सबूत है, चक्की पीसिंग, उनको जेल भेजा जाएगा। ये सब देवेंद्र फडणवीस के पुराने बयान है। तब से लेकर अब तक जो बदलाव हमने देखा है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो वो एक अपने आप में पिक्चर है। और अजीत पवार जो है एक बोलते हैं ना इंग्लिश में, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। वो उस किस्म के राजनेता थे। एंड उनका अपना एक अंदाज था, उनकी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स भी उन्होंने कई बार करे हैं। और उनका जो एक रवैया है और जो उनका बिहेवियर है बाहर में जो कैमरा पे आता है, मुझे लगता है कि ये थोड़े ब्रैश एरोगेंट थे। वो एक उनका साइड था। दूसरा एक साइड था वो काम के लिए डेडिकेट करते थे अपने आप को, फुल्ली वो उसमें थे। तो वो अजीत पवार थे। और अगर एक महाराष्ट्र की राजनीति को एनकैप्सुलेट करना था लास्ट 30-35 साल में, वो आई थिंक वो अजीत पवार उस सब में फिट आ जाते हैं। तो करप्शन से लेकर उनके काम करने के स्टाइल से लेकर उनकी अप्रोचेबिलिटी से लेकर सब कुछ, तो आई थिंक अजीत पवार उसको समाप्त करते हैं। रही बात महाराष्ट्र की सरकार की, 2023 में हमने देखा कि 2022 में शिवसेना में फूट पड़ी। एकनाथ शिंदे ने उठाव किया, वो भाजपा के साथ आके वो मुख्यमंत्री बने। उनके पास 40-50 एमएलए थे उनके साथ, उन्होंने पूरी पार्टी अपनी तरफ खींच ली और उन्होंने सरकार बनाई। वो सरकार स्टेबल थी, उन दोनों के पास नंबर्स थे। बट कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि, और ऐसे खबरें थोड़ी सी बाहर आ रही थी कि सर्वे दिखा रहे हैं कि भाजपा को अभी भी एक पार्टनर की जरूरत है अगर उन्हें उनकी सॉलिड पकड़ बनानी है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो कट टू 2023 में हम देखते हैं कि अजीत पवार सेम एकनाथ शिंदे टेम्पलेट पे, ऑफकोर्स उस स्केल पे नहीं जिस स्केल पे एकनाथ शिंदे ने उनका उठाव करके पार्टी तोड़ी थी, बट फिर भी अजीत पवार 2023 में अपनी पार्टी तोड़कर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी उसको लेकर इसमें आ जाते हैं। अब रोहन, ऐसा हुआ कि 2023 में सरकार आई। अजीत पवार जब आए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, वो अमंग द मोस्ट लीडिंग फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने बजट टेबल किया। अब अगर ये अगले महीने का बजट वो टेबल करते तो वो शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट या सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर होते जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट महाराष्ट्र के लिए टेबल करे हुए हैं। वो भी उनका रिकॉर्ड उनके नाम होता था। और बिकॉज उनकी एक पकड़ भी थी एडमिनिस्ट्रेशन पे, इतने साल वो सत्ता में रहे हैं, तो वो भी एक हिस्सा था। पालक मंत्री जो गार्डियन मिनिस्टर की पोस्ट है वो सब उन्हें दिए गए। और ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो नेचुरल एलाइज रहे हैं 1995 से, उसमें अजीत पवार जो है कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी की तरह, एक मिसफिट जिसे कहा जाता है, ये वो निकल के आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम आई, उन्हें महाराष्ट्र में भी ज्यादा यश नहीं मिला। बिल्कुल। राष्ट्रवादी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट आई, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट आई। सुनील तटकरे जो भी उनके महाराष्ट्र स्टेट यूनिट के अध्यक्ष हैं, सिर्फ वो जो है रायगढ़ की सीट जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं, और उस समय ऐसा भी हो रहा था कि देवेंद्र फडणवीस और एक सेक्शन था भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने बड़े वोकली ये कहा कि ये जो हमारी युति है अजीत पवार के साथ में, ये प्रैक्टिकलिटी की युति है। शिवसेना के साथ जो युति है वो हमारी हिंदुत्व की विचारधारा पर है, बट अजीत पवार को वो जस्टिफाई ऐसे कर रहे थे कि ये जो हमारी युति है अजीत पवार के साथ, वो एक प्रैक्टिकल युति है कि उनको डेवलपमेंट करना है, उनको विकास करना है, और इसलिए वो हमारे साथ आए हुए हैं। तो ये उनका एक्सप्लेनेशन था। बट ये कई बार हमने देखा, मेरे हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मैगजीन भी है जिसमें एक लेख आया था जहां पे उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया था भारतीय जनता पार्टी के कदम को कि उन्होंने अपने अजीत पवार ऐसे एक इंसान को साथ में लिया जिनके ऊपर इतने इल्जाम लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी में कुछ मैच नहीं होता। मतलब
और वो इतना ओपनली दिख रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कुछ दिन में ये आरोप लगाया कि ये भ्रष्ट कांग्रेस, भ्रष्ट एनसीपी पार्टी है, करप्ट है, अजीत पवार ऐसे हैं, पवार फैमिली ऐसा है। और कुछ ही दिनों बाद यू हैड अजीत पवार ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। तो 2024 के लोकसभा के बाद एक सवाल ये उठ रहा था कि क्या अजीत पवार इस अलायंस में टिक पाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे उनसे ऑफ कोर्स ज्यादा एमपीज ले आए और भारतीय जनता पार्टी को भी लिमिटेड इसमें सक्सेस मिला था। फिर पिक्चर जो कट हुआ 6 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन में, वहां पर यू हैड अ सिचुएशन वेयर अजीत पवार, जिसको एक लोकसभा की सीट आई थी, वो 40 एमएलए अपने दम पर घड़ियाल के चिन्ह पे जो उनका क्लॉक सिंबल है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नाम पर वो 40 एमएलए लेकर आए। अच्छा, तो शुभम, हम ऐसा करते हैं कि 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, जहां आप कह रहे हैं कि एक सीट आई थी, वहां अगर आप थोड़ा और हमको थोड़े आंकड़े बता सकते हैं कि 2024 में जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे, वहां से लेके नवंबर में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा से विधानसभा में क्या राजनीतिक खेल खेले गए हैं? क्योंकि क्या शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी, वो उतने आंकड़े ला पाई, क्या भाजपा उतने आंकड़े ला पाई? तो थोड़ा अगर आप कंपैरिजन करके बता सके तो। जी, तो महाराष्ट्र में करीबन 48 सीट्स, एग्जैक्ट 48 सीट्स है जो महाराष्ट्र लोकसभा में भेजता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार की, जो एनसीपी एससीपी बोलते हैं, एनसीपी शरद चंद्र पवार, ये महाविकास आघाड़ी जो है वो मिलकर 30 सीटों से ज्यादा लाई थी 48 सीट्स में से। भारतीय जनता पार्टी को कुछ ही सीटों पे जो है, मेरे हिसाब से 10 से 12 सीटों पे उन्हें सफलता मिली थी और कुछ सीटें ऐसी थी जहां एकनाथ शिंदे भी विजय हुए थे। अब बेसिकली अगर आप देखें तो इन 6 मंथ्स में जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हुई। तो लोकसभा में हमने देखा महाविकास आघाड़ी ने ऑलमोस्ट वन वे स्वीप किया। 6 महीने बाद पिक्चर जो है वो पूरी बदल गई। और अब जो आपने पूछा कि ये पिक्चर बदली कैसे, ऐसा क्या हुआ 6 महीने में, एक बहुत प्रचारित योजना आई उनकी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। तो अगर आप 18 से 60 वर्ष की उम्र की कोई महिला है, अगर आप कुछ क्राइटेरिया मीट करती हैं, अगर आपकी फैमिली इनकम एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे हो, आपको 1500 रुपए आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो हम देश भर में देख रहे हैं, वो आपके खाते में सीधा आएगी। उस समय याद कीजिएगा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, शिवसेना के वो एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो ये स्कीम जो है वो लोकसभा के कुछ हफ्तों बाद जो फुल बजट जो टेबल हुआ, उसमें ये अजीत पवार ने, जो अर्थ मंत्री थे उस समय, उन्होंने ये स्कीम अनाउंस करी। अब इसमें इंटरेस्टिंग पिक्चर ये हुई कि जो महायुति जो है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, उनमें एक कहीं ना कहीं क्रेडिट वॉर शुरू हो गया जैसे ही ये स्कीम अनाउंस हुई। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है, उन्हें भाई कहा जाता है, उनको थाने में और उनके अक्रॉस महाराष्ट्र उनको भाई कहा जाता है। तो बोला कि ठीक है, इस स्कीम में नाम तो मुख्यमंत्री का है, तो इस स्कीम का क्रेडिट जो है वो जो है एकनाथ शिंदे को जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये स्कीम आई, हमने देखा कि जो महाराष्ट्र सरकार ने, कहीं बोलते हैं ना, वॉर फुटिंग पर इसके पैसे एवरी महीने डिसबर्स करे हैं। और सिर्फ एक महीने के नहीं, तो अगर समझो राखी आ रही थी तो उन्होंने उस दिन उस महीने के लिए उन्होंने दुगना पैसे दिए, उसके लिए दुगना पैसे दिए। फिर गणपति आई, कोई ऐसा त्योहार आया, तो काफी मेरे जो एग्जैक्ट आंकड़े, मतलब 1 करोड़ से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ देखने मिला, जिनके खाते में ये पैसे आए। और जब मैं भी फील्ड पे गया था इस स्कीम के आने के बाद, इलेक्शन के समय पर, काफी मात्राओं में मुंबई के स्लम पॉकेट्स से लेकर गांव खेड़ों तक काफी ऐसे महिलाओं का कहना था कि हमें ये पैसे आए हैं। तो ये जो बोलते हैं ना इंस्टेंट सक्सेस, हमने देखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ये बेनिफिट किया, और भी ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पर वहां के राजनेता को बेनिफिट किया है। महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी आई कि तीनों में क्रेडिट वॉर हुआ, क्योंकि नाम में तो मुख्यमंत्री है तो क्रेडिट एकनाथ शिंदे को जाए, बट फिर अर्थ जो खाता है जहां से पैसे डिस्बर्स होने हैं, उसकी चाबी जो है वो अजीत पवार के हाथ में है। उन्होंने ये स्कीम अनाउंस करी। तो और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो जिसके अंदर ये स्कीम आती है, वो पोर्टफोलियो भी अजीत पवार के अंदर है। तो राष्ट्रवादी का वहां पे एक चेंज हुआ। और फिर आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने इसमें 2 बिट्स डाल के कह दिया कि देवा भाऊ, देवेंद्र फडणवीस जो उनके मुख्य चेहरे हैं, देवा भाऊ करके, इन तीनों में एक क्रेडिट वॉर हुई। एनसीपी में इसी दौरान क्या हुआ कि जब लोकसभा की असफलता के बाद अजीत पवार का हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? एक ब्रांड ओवरहॉल जिसे हम कहते हैं। तो सडनली जो अजीत पवार, एक व्हाइट उनका स्टेपल होता था, व्हाइट कुर्ते में, कभी एक वेस्ट कोट में होते, एक व्हाइट कुर्ते पजामे में वो आते थे।
सडनली वही अजीत पवार एक गुलाबी जैकेट के साथ आने लग गए। उन एनसीपी के जितने पोस्टर्स थे वो सब वो गुलाबी रंग के बनने लगे। एक एजेंसी जिसका नाम है डिजाइन बॉक्स्ड, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फर्म है, नरेश अरोड़ा उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये जो है अजीत पवार की ब्रांडिंग एक्सरसाइज करके, अजीत दादा जिनको भाई बोला जाता है, अजीत दादा का मतलब भाई होता है, तो वो उन्होंने उसमें अजीत पवार की इमेज ऐसे बनाई जिससे वो कन्वे करने गए कि ये अजीत पवार जो है वो लाड़की बहन के साथ भी खड़े हैं और वो महाराष्ट्र राज्य के विकास के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 6 महीने में जो लाड़की बहन फैक्टर्स, जो अमंग द मेनी फैक्टर्स जिसने महायुति की सक्सेस को कंट्रीब्यूट किया, उसका कहीं ना कहीं हमें परिणाम जो है 2024 के विधानसभा में देखने मिला। हमने देखा कि महिलाएं काफी ज्यादा नंबर्स में बाहर निकल के आई मतदान करने के लिए, और वो वोकल भी थी जब उनसे पूछा गया लाड़की बहन के बारे में, वो किसको इस स्कीम का क्रेडिट मानते हैं, और हर कोई अपने अपने आंसर दे रहा था। तो आप मुंबई थाने में अगर आप पूछें, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है थाना, वहां पे पूछेंगे तो वो एकनाथ शिंदे को क्रेडिट दे रहे, वो या बारामती जाके पूछिए तो वो अजीत पवार को क्रेडिट दे रहे थे। बट कहीं ना कहीं लाड़की बहन जो है 6 महीने में इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स मेरे हिसाब से दैट प्लेड अ रोल इन द लैंडस्लाइड वी सॉ, जो हमने महायुति की जीत देखी थी। हाँ जी। 40 एमएलएज। और उसके बाद में आपके जो पहले वाले क्वेश्चन पे था कि अजीत पवार का ये जो स्थान था इस सरकार में वो कितना बड़ा था, वो हमें जो है इसके बाद हमें कहीं ना कहीं अधोरेखित होता है जब 132 एमएलए भारतीय जनता पार्टी, ऑफ कोर्स पार्टी नंबर 1, 132 एमएलए उन्होंने खुद जीते। एकनाथ शिंदे ने 50 से ज्यादा, मेरे हिसाब से 58 में नंबर यहाँ पे एक बार डबल चेक करूंगा, बट 58 के आसपास जो है वो एकनाथ शिंदे लेके आए थे एमएलए, और 41 एमएलए इंक्लूडिंग अजीत पवार, उनके 41 से 42 एमएलए आए थे, जो काफी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता बिलीव भी नहीं कर रहे थे कि उनके भी इतने नंबर्स आ सकते हैं। तो अब हुआ ऐसे कि जब इलेक्शन खत्म हुए, अजीत पवार ने बड़े स्पष्ट तरीके से, और उसका एक बड़ा वो वीडियो क्लिप भी वायरल होता है कि शपथ के एंड तक, तो शपथ में करीबन 15-20 दिन थे और मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए हैवी लॉबिंग हो रही थी, और हैवी लॉबिंग में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में कंपटीशन हो रहा था। एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अपना दावा उसमें ठोक रहे थे कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए, बट जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है जो दिल्ली में बैठता है, उन्होंने ऑफकोर्स अपना बोलते ना पुट देयर फुट डाउन, उन्होंने कहा जिसके ज्यादा नंबर्स उसका मुख्यमंत्री। और इन सब में अजीत पवार वाज वेरी हैप्पी। उनका उप मुख्यमंत्री पद का जो स्पॉट था वो फिक्स था, बिकॉज हमेशा ही उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कभी मुख्यमंत्री बनने का उनके एम्बिशन थे, बट उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बिल्कुल। उनके जो भी खाते हैं उन्हें वो दे दिए गए, और जो एक कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं उस इलेक्शन के बाद शुरू हुआ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में। बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, पहले भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जब महाराष्ट्र की कमान संभाली, तो जैसे जैसे ये कोल्ड वॉर की बातें अभी तक होती थी, अजीत पवार कहीं ना कहीं उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट और एक बोलते हैं ना इक्वलिंग फैक्टर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ही वाज लाइक एन इक्वली फैक्टर, बिकॉज जब भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में कुछ मतभेद होती थी तो हम बहुत मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते, दोनों के नेताओं भी अपने आपस में कहते थे, बट दे ऑलवेज हैड अ पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ अजीत पवार, जिसने बहुत ओपन और स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि भाई हम सरकार में हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, हम देवेंद्र फडणवीस के साथ। अजीत पवार ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उप मुख्यमंत्री की शपथ में लेने वाला हूं। इनफैक्ट वो जो क्लिप है, तो शपथ के कुछ दिन पहले हम सब रिपोर्टर्स उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, महायुति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वहां पर एक हिंदी पत्रकार ने पूछा कि एकनाथ शिंदे को पूछा था कि आप और अजीत दादा पवार शपथ लेंगे या नहीं, और एकनाथ शिंदे ने वो 12th आवर तक, मतलब आखिरी पल तक क्लियर नहीं था कि वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने कहा था नहीं मैं अभी तो समय है, कल शपथ विधि है, तो हम दिन भर है सोचते हैं। तो अजीत पवार ने बीच में फट से आके कह दिया कि मैं तो लेने वाला हूँ शपथ, और उसमें सब रिपोर्टर, सब नेताएं जो है वो सब हंसने लग गए थे। तो ये एक उनका रहा है, और अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की कहीं ना कहीं वो एक, उनमें उतने तनाव हमें देखने नहीं मिले इतने महीनों में जितने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में जो हमें देखने मिले हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो अजीत पवार है वो एक अहम हिस्सा थे। मिसफिट आप इन्हें कह सकते हैं कि उस स्कीम में ये बैठते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति में एक और थर्ड पार्टनर, बट अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो वो एक कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फैक्टर बन जाते थे देवेंद्र फडणवीस के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। ये अजीत पवार का जो है मोटा मोटी तौर पे राजनीतिक स्थान इस सरकार में था। रोहन। शुभम जी, आपने कुछ बड़ी मज़ेदार बातें बताई और मैंने कुछ चीज़ें इसमें से जो पकड़ी हैं उसको लेके मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। एक तो सबसे मज़ेदार चीज़ आपने ये बताई कि जब शिवसेना टूटी और जब उसमें से एकनाथ शिंदे जी एक तरफ हो गए और जो
ठाकरे हैं वो एक तरफ हो गए, तो तब एकनाथ शिंदे जब वो टूटे, तब उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाए और फिर सरकार बनाई और वो सीएम बन गए। उसके बाद वो सीएम रहे जब लोकसभा के इलेक्शन हुए। विधानसभा में और लोकसभा में ऐसा माना जाता है कि जो एनडीए है उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया महाराष्ट्र में, और कई ऐसी रिपोर्ट्स भी उठी थी कि तनाव था भाजपा में और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, इसलिए जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना था साथ में मिलके हो नहीं पाया। इस पे आरएसएस के लोगों ने भी काफी चर्चा की थी। फिर हम आते हैं विधानसभा पे, जहां दोनों मिलके काफी बहुमत लाते हैं, और फिर ये वापस चालू हो जाता है तनाव कि एकनाथ शिंदे जो अभी तक सीएम थे उनको हटाया जाएगा क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है। ये केंद्र से आपने ये बड़ा अच्छा बताया। दूसरी चीज आपने जो बड़ी मजेदार बताई वो ये थी कि भाजपा ने और आरएसएस ने भी उनके भाजपा की आलोचना की कि आपने तो उन लोगों से हाथ मिला लिए जो आपकी आइडियोलॉजी किसे थे ही नहीं। जैसे कि अजीत पवार जी हो गए, प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह तो उनकी भरपूर आलोचना करते थे, उनको तो करप्ट भ्रष्टाचार बुलाते थे, फिर सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिला ली। तो ये जो भाजपा के जो कोर वोटर बेस जिनको हम बोलते हैं ना, उनमें भी ये बात उठती है कि जिन लोगों के साथ आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, आप पावर के लिए उनके साथ भी हाथ मिला लेते हैं। आप आज की नई कांग्रेस है और जो हमारी कांग्रेस है वो पुरानी टाइम की मुस्लिम लीग है। ये एक बहुत ही नोन चर्चा है जो चलती है। अब इस सब खेल में जब अभी हम आते हैं 2026 और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होते हैं, तो यहाँ पे एनडीए को इतनी बहुमत कैसे मिली इतना सब होने के बाद? रोहन, अगर आप एक ब्रॉड लेवल पे, और ये जो मेरा लिमिटेड आकलन है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, नेताओं से जो मेरा इंटरेक्शन रहा है और जो मैं लोगों से बात करके समझ पाता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने महाराष्ट्र को कई दशकों से देखा है, दो क्लियर चीजें जो हैं वो सामने आती है। एक है जो महायुति है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, इनकी जो ग्राउंड लेवल पे जो काडर है, बिकॉज आप सत्ता में है तो आप अपने काडर को, अपने नेताओं को जो भी मदद हो सकती है आप करते हैं, आर्थिक लेवल पर हो या जो पॉलिटिकल लेवल पे आपको उनको मदद करनी हो। 2024 का जो झटका उन्हें मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने बोलते ना, दे पुट देयर एक्ट टुगेदर। वो ड्राइंग बोर्ड पे वापस गए, उन्होंने फिगर आउट किया कहीं ना कहीं एक कंप्लेसेंसी जो है वो आ गई थी उनमें, पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी में। कहीं ना कहीं वो 400 पार के नारे में वो थोड़े बह गए थे और वो कंप्लेसेंसी जो है वो ग्राउंड पे हमें देखने मिली थी। उसके बाद से विधानसभा से लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक, जो अभी हाल ही में जिनकी पिछले महीने वोटिंग हुई और उनका जो नतीजा सामने आया, कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि उन्होंने उससे सबक लिया है, लोकसभा के सेटबैक से सबक लिया है जी। और दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू एंश्योर कि आपके वार्ड तक भी महायुति का ही है जो उम्मीदवार हो। खींचातानी बहुत है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में, और ये भी अपने आप में एक बड़ी, बोलते ना, पेचीदा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बट कहीं ना कहीं इनका जो ग्राउंड बेस जो काडर इन्होंने एक्टिवेट करके बूथ बाय बूथ इन्होंने अपना काडर, अपने वर्कर, अपने नेताओं को मार्क करके जैसे रखा हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे खुद इतने प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है। मतलब मैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से कुछ समय पहले बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि जो हाल ही में नगर परिषद और महानगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं वो कभी इतने हाई प्रोफाइल रहे नहीं है, बट वो हाई प्रोफाइल बन गए क्योंकि मुख्यमंत्री स्टेट का जाके एक कॉर्पोरेटर या एक नगर अध्यक्ष के लिए भी वो वहां कैंपेन करने आया था। एकनाथ शिंदे 50 से ज्यादा रैलियां करके पूरे महाराष्ट्र में टूर करके अपने काडर को, अपने नेता को, अपने वोटर को ये विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम एक्सेसिबल है। तो इनका जो एरिथमेटिक जो बैठा है सीट शेयरिंग में, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बहुत खींचातानी हुई है। बट भारतीय जनता पार्टी का ऑफकोर्स वो एक माइट एंड जो पूरा फोर्स उन्होंने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी के बारे में काफी कुछ बोला जाता है, काफी कुछ लिखा जाता है। एकनाथ शिंदे भी उस मुकाबले में कम नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र के लेवल पर देखें तो उनकी जो एक कार्यशैली रही है, जैसे वो काम करते हैं, पूरा टाइम वो लोगों से ही घिरे होते हैं और वो फुल टाइम एक्सेसिबल है। तो ग्राउंड का एरिथमेटिक जो उन्होंने बिठाया, जिस भी हद तक वो बिठा पाए, बिकॉज कहीं ऐसी जगह थे जहां पे वो उनके लिए युति में आना संभव नहीं था, उन्हें अकेले लड़ना था। और ये कहीं ना कहीं एक अस्तित्व की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि लोकसभा में
अगर आप एकनाथ शिंदे की बात करें तो बोला गया कि असली शिवसेना किसकी, वो पहला चुनाव था जो स्प्लिट के बाद हुआ था। बिल्कुल। उसमें ठाकरे के थोड़े से ज्यादा एमपी चुन के आए तो उद्धव ठाकरे ने कहा हम असली शिवसेना। विधानसभा में पूरा उल्टा हो गया। उद्धव ठाकरे करीबन 20 एमएलए उनके आए और एकनाथ शिंदे के ऑलमोस्ट 55 टू 60 एमएलए तक आए, तो उन्होंने कहा कि अब तो सिद्ध हो गया कि हम शिवसेना है। और अब महानगर पालिका में भी एक ऐसा पिक्चर समझ के आए कि कोई क्लियर आंसर मिल नहीं पाए। बट महायुति ने ब्रॉडली अपना इलेक्शन मशीनरी और जो स्ट्रैटेजी है उसे ऐसे ऑयल करके रन किया है दैट वो जो 2024 का लोकसभा का जो उन्हें धक्का है वो काफी दूर लगता है, काफी डिस्टेंट लगता है। ऐसा लगता है कि वो मूव ऑन कर गए उससे। तो ये सब जो समीकरण है मेरे हिसाब से फुल माइट इलेक्शन मशीनरी, जो इसके साथ साथ और भी ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, मनी पावर आप कह लीजिए इसे, आप और कुछ भी कह लीजिए, ये सब मिलाकर कहीं ना कहीं ये दिखता है और ये अब एविडेंट हो गया है कि दे आर आउट टू डोमिनेट द लास्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो वो कॉर्पोरेटर तक भी वो चुनाव छोड़ना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लीव एनीथिंग टू चांस। हर एक नैरेटिव को वो उस हिसाब से काउंटर करके देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से विपक्ष जो है अपनी स्ट्रैटेजी एक लेवल के बियॉन्ड वो स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। उसमें विभाजन भी हो रहा है और ये सब कारण के वजह से जो है वो महायुति को बेनिफिट भी कर रहा है कई जगहों पर, अगर आप विपक्ष की बात करें और उनकी जो स्ट्रैटेजी है। तो ये सब फैक्टर्स जी। तो विपक्ष की बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष में भी कुछ बड़े मजेदार हमको दृश्य देखने को मिले हैं जी। एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरे तरफ उनके भाई राज ठाकरे, जो सालों साल बात नहीं करते थे, उन्होंने हाथ मिलाए हैं। उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में स्टेज पे मिलके की और अब वो इलेक्शन साथ लड़ रहे हैं। इसका क्या नतीजा है? लोग इसको कैसे देख रहे हैं? तो ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे और पवार ये दो जो सरनेम है, सबसे फेमस सरनेम, सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सरनेम्स रहे हैं। आप शिवसेना की बात करें तो ठाकरे एक मुंबई से एसोसिएट हमेशा किया जाता था। पवार जो है वो एक पैन महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र के एक स्ट्रॉन्ग मजबूत नेता रहे हैं। 2005 में जब राज ठाकरे ने छोड़ा था शिवसेना का साथ और उन्होंने 2006 में जाके अपनी खुद की पार्टी बनाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो कहा ही जा रहा था कि वो निकले इसके लिए क्योंकि उन्हें उद्धव ठाकरे का जो लीडरशिप है वो उन्हें कहीं ना कहीं मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि बाला साहेब ठाकरे के एक्चुअल एयर वो है। और अभी भी आप देखेंगे तो वो उनका बात करने का तरीका, उनका जो रोक ठोक अंदाज है वो कहीं ना कहीं बाला साहब से ही मिलता जुलता है। और जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बन के 2006 में एक फोर्स बन के 2009 में जब आई, उन्होंने वही मुद्दे उठाए जो शिवसेना इतने सालों साल उठा रहा था। तो चाहे मराठी का मुद्दा हो, वो सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी जिसे हम बोलते हैं उसका हो, एंटी नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस, यही सब मुद्दे उठाते हुए राज ठाकरे आते गए और उन्हें शुरू में इसके लिए काफी सक्सेस मिला। बट लास्ट करीबन 12 सालों में वो इलेक्टोरल सीन से वाइप आउट हो चुके हैं। वो बहुत बड़े ओरेटर हैं, बहुत अच्छे ओरेटर है, बहुत प्रभावी ओरेटर, इसमें कोई दो राय नहीं। बट वोट खींचने की बात जो है जब आती है तब राज ठाकरे की एमएनएस जो है वो पीछे रह गई और ये नंबर आंकड़े साफ बताते। 2019 में उनका 1 एमएलए था, 2024 में उनकी 0 सीटें आई। अब हुआ ऐसा, इसे आप योगायोग कह लीजिए या आप इसे और कुछ कह लीजिए, कुछ महीने पहले महायुति की जो सरकार है, फडणवीस जी की सरकार है, उन्होंने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला जो हिंदी का एक तरीके से इंपोजिशन किया जा रहा था महाराष्ट्र के स्कूल्स में। इसके विरोध में दोनों भाई ने अपने अपने पक्ष के लेवल पर उन्होंने कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो ऑफकोर्स मराठी अस्मिता और इस सब के प्रोपोनेंट्स रहे हैं। और इसी दौरान इसी के आसपास चलते हुए राज ठाकरे का एक इंटरव्यू आता है जो उन्होंने महेश मांजरेकर को दिया था, जो फिल्म निर्देशक है। उसमें उन्होंने महेश मांजरेकर ने जी उनको पूछा था कि आप और उद्धव ठाकरे क्यों नहीं एक साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि मैं जो छोटे मोटे जो वाद विवाद है उसको मैं साइड में रखने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र मोटा है, महाराष्ट्र बड़ा है। उन्होंने मराठी में कहा था कि महाराष्ट्र मोटा है, यानी इसी चक्कर में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने भी, जैसे ही इंटरव्यू आया, क्लिप वायरल हुई, उन्होंने इसका एक अपने तरीके से भी एक स्टेप और लिया और उन्होंने कहा कि देखो, अगर मराठी का मुद्दा है तो मैं भी अपने सारे वाद जो है वो सब बाजू में रखने के लिए तैयार हूं। और फिर हमने देखा कि जुलाई में दोनों भाई एक साथ आए। मैं उस इवेंट में मौजूद था, NSCI डोम वर्ली में जो ये हुआ था। और हुआ ऐसा कि इन द रन अप टू दैट इवेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर आ गया था सब क्वार्टर से कि उन्हें ये GR रद्द करना पड़ा, उन्हें ये GR वापस लेना पड़ा।
तो जो ओरिजिनली उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने प्लान किया था कि हम एक साथ आएंगे अपने अपने पार्टी के लेवल पे, कोई अलायंस की घोषणा नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे मराठी के मुद्दे पे और अपना पार्टी मतभेद साइड में रख के हम मराठी के मुद्दे की बात करेंगे। जब ये जीआर वापस ले लिया गया, उन्होंने वो रैली शेड्यूल करी थी, उसको बोला कि ठीक है हम इसको अब हम सेलिब्रेशन करेंगे, हम इसको विजय मिलावा करेंगे। और उसमें हमने वो फेमस विजुअल देखा जहां दोनों भाई एक साथ 20 साल बाद एक साथ स्टेज पे देखने मिले। तो काफी वहां पर भी जब मैं था रोहन, में लोगों से बात कर रहा था, ये इमोशनल मोमेंट था, अनप्रेसिडेंटेड था फॉर श्योर। क्योंकि ठाकरे जो है वो इमोशंस उनसे काफी एसोसिएट किया जाता है। स्पेशली अगर आप मुंबई की बात करें तो बाला साहेब की जब बात करते थे तो लोगों की काफी अच्छी मेमोरीज हैं जो मराठी मानुस है मुंबई का। और ठाकरे जब आप कहते हैं तो एक इमोशन उनसे जुड़ा रहा है, और राज और उद्धव भी उसी इमोशन का एक हिस्सा है उनके लिए, कि दो भाई जो अलग हो गए, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, दो अलग हो गए, और अब एक ऐसा संकट जो महाराष्ट्र पे ऐसा आया है जो उन्हें लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर मात देना है, उन्हें फाइट देना है, तो इन दोनों भाइयों का आना जरूरी है। तो उस पृष्ठभूमि पे जब उन्होंने वो हिंदी का जीआर के अगेंस्ट उसका विरोध करते हुए वो एक साथ आए, और धीरे धीरे हमने देखा कि करीबन 6 महीने लग गए उन्हें वो अलायंस फॉर्मलाइज करने के लिए। उसे बिकॉज हमने देखा कि एक बार जब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एनएससीआई वर्ली में जुलाई में एक साथ आए, उसके बाद हर एक इवेंट पे, गणपति हो, राखी हो, दिवाली हो, सिर्फ उद्धव और राज नहीं, उनके परिवार भी एक साथ आ रहे थे। तो ये एक सडनली वन बिग हैप्पी फैमिली रीयूनियन जैसा जो है महाराष्ट्र को देखने मिल रहा था। और पर्टिकुलरली इसमें जो नजरें थी वो मुंबई में थी, क्योंकि मुंबई का जो मराठी बहुल भाग है, दादर, परेल, ये सब जो ऐसे पट्टे हैं जहां पर महाराष्ट्रियंस न्यूमेरिकली ज्यादा रहते हैं, और वो हार्डकोर शिवसेना सपोर्टर्स हैं। तो उनके लिए काफी एक इमोशनल मोमेंट था। और जब लास्ट में युति जाहिर हुई, जब दिसंबर में मेरे ख्याल उन्होंने एक जो प्रेस वार्ता करी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने, जिधर मैं उपस्थित था, और उनसे वही पूछा जा रहा था कि मुंबई के लिए आप साथ में आ रहे हैं, तो आपका क्या महापौर बनेगा, आपका महापौर बनेगा नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा कि वो मराठी के मुद्दे पे उसको आगे लेके जा रहे थे। बट कहीं ना कहीं ये जो है मराठी मुद्दा बियॉन्ड द लेवल, मेरे हिसाब से उन्हें करेंसी या उन्हें उतना ये रेजोनेट नहीं कर पाया था मुंबई में। और इसका हमें नतीजा भी देखने मिला कि दोनों ने, उद्धव ठाकरे ने खासकर जो परफॉर्मेंस दिखा है, 65, उनके लास्ट टाइम 84, यूनाइटेड शिवसेना के 84 आए थे, और अब उनके 65 आए। तो उद्धव ठाकरे ने अपना बिट किया था, राज ठाकरे उतना जो है वो अपना हिस्सा नहीं खेल पाए या नहीं अपनी सीटें उतनी ला पाए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बट कहीं ना कहीं वो जो अलायंस है मराठी के मुद्दे के बियॉन्ड बीजेपी और शिवसेना का जो नैरेटिव है, एकनाथ शिंदे शिवसेना का जो नैरेटिव है, कहीं ना कहीं उसे काउंटर करने में असफल रहे। ऑफकोर्स उन्होंने मुद्दे बहुत उठाए, तो भले वो धारावी का रीडेवलपमेंट का मुद्दा हो, बीएसटी का मुद्दा हो, क्योंकि मुंबई में सिविक इलेक्शंस उस लेवल पर लड़ी जाती हैं, बट कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ये अलायंस सक्सेस भी हुआ अपने एक तरीके से, और सक्सेस नहीं भी हुआ। सक्सेस नहीं इसके लिए हुआ क्योंकि अब वो अपना मेयर नहीं बिठा सकते। बट अगर आप उन दोनों की ताकत एक साथ करने के बाद जो नतीजा हमें देखने मिला, उसके बाद मेरे हिसाब से ये मानना गलत नहीं होगा दैट ठाकरेज इन मुंबई आर वेल एंड ट्रूली अलाइव। वो अभी भी हैं, बट उनके सामने जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं अगर उन्हें एक फॉर्मिडेबल काउंटर देना है, तो उन्हें आज के टाइम में ये भावनिक मुद्दों के आगे जाकर अलग सेक्शन ऑफ वोटर को वो करने के लिए मेरे हिसाब से उन्हें बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। बिकॉज आज का मुंबई जो है, बिकॉज इनकी जो युति है वो एमएमआर पट्टा जो है, तो मुंबई, थाने, कल्याण, डोंबिवली, जिसे हम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं, वहां तक सीमित था। और मुंबई में खासकर इन दोनों का लक्ष्य था, क्योंकि उद्धव ठाकरे मुंबई के कंट्रोल उन्होंने मुंबई को किया है 25 सालों से, तो जो बोलते हैं ना जान अटकी हुई थी वो उनकी मुंबई में ही अटकी थी, इसलिए सारी नजरें जो है मुंबई में थी। बट आज से 20 साल 30 साल पहले का मुंबई जो है रोहन, वो आज की मुंबई से बहुत अलग है। वहाँ यहाँ के लोग, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ के जो गेटेड कम्युनिटीज में, एलिट एरियाज में रहने वाले लोग हैं, इनकी सोच अलग है, इनकी नीड्स अलग है, यूथ के एस्पिरेशंस अलग है। इस सब को कहीं ना कहीं केटर करने के लिए मैं मानता हूं कि ठाकरे ब्रदर्स जो है वो असफल कहीं ना कहीं इसमें ठहरे हैं। बट एक बीएमसी इलेक्शंस ने यह सिद्ध कर दिया कि आप ठाकरे को मुंबई से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। और बीजेपी ने इतने माइट के बाद भी मुंबई में
सिर्फ 7 सीटें ही ज्यादा लाई हैं। लास्ट टाइम 82 थी, अब वो 89 ले आए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हमें देखने मिला कि आप उसमें जब रिजल्ट जब आए तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, तो अब तो महायुति, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी का मेयर मेरे हिसाब से कुछ दिनों में उसकी घोषणा जो है अधिकृत पने से हो जाएगी। बट जो एक साइड है वो कहेगा, आप बीजेपी सपोर्टर्स को पूछे, बोलेंगे बीजेपी तो जीत गया, हमारा मेयर बन गया, फाइट तो मेयर की थी, तो हम तो जीत गए। एकनाथ शिंदे, उनका परफॉर्मेंस हालांकि कम रहा और उन्होंने भी काफी हार्ड पोस्टरिंग की, बट आप दूसरी तरफ को बोलेंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी आधी हो गई, उन्हें ही वाज फाइटिंग विद लिटरली जीरो रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू जो उनके राइवल है, और उसमें भी वो 84 से 65 तक ही गिरे हैं। आधी पार्टी, आधे नेता जो उनके सब चले गए थे, उस सब के बाद भी। तो ठाकरे के सपोर्टर्स कहेंगे नहीं, ठाकरे तो जिंदा है। तो मैं उस वर्जन से सहमत भी हूं कि ये दो भाई जो एक साथ आए हैं, इट्स अ गुड स्टार्ट टू बिल्ड एन ऑपोजिशन, बट कहीं ना कहीं इन्हें और इस पे काम करने की जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। शुभम, आपने तो काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, आप ज़मीन से जुड़े हुए थे जब ये निकाय चुनाव हो रहे थे, बीएमसी के इलेक्शंस हो रहे थे, तो काफ़ी इंस्टाग्राम पे, काफ़ी एक्स पे, जिसको ट्विटर भी कहते थे पहले, उस पर काफ़ी वीडियो आते थे कि लोगों को अपना बूथ नहीं मिल रहा था, लोगों के नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं थे। राहुल गांधी जी तो कह रहे थे वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी जी के साथ साथ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी काफ़ी बयान दिए कि वोट चोरी हुई है। लेकिन ऐसा, वो ये सारे बयान इन ज़्यादा शख्सों ने नहीं बोले। इसमें राज ठाकरे जी ने नहीं ज़्यादा कुछ बोला कि वोट चोरी हुई है, ना ही उद्धव ठाकरे जी ने बोला है। तो मुझे आपसे यही जानना है, क्या हुई है वोट चोरी, नहीं हुई है वोट चोरी, कुछ है ऐसा वोट चोरी? लोगों के नाम क्यों नहीं थे इलेक्टोरल में, उनको क्यों नहीं मिल रहे थे उनके बूथ, क्या हुआ था? देखिए रोहन, इसका जो सवाल का जवाब है, ये मेरे हिसाब से हाँ या ना में नहीं देख के कुछ उसमें कुछ बारीकियां हैं जो समझना जरूरी है। इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप देश भर में देखिए, किसी भी एस्पेक्ट को आप उठा के देख लीजिए, ये मानना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा कि इलेक्शंस जो है इंडिया में फ्री तो हो रहे हैं, बट फेयर है या नहीं, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज लग रहा है। और इसके लिए जो है ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठना जायज है। उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, और जो प्रश्न खड़ा हुआ है, कई प्रश्न वैलिड भी है जिसका आंसर इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। तो वो मेरा एक मानना है दैट व्हाइल इलेक्शंस आर फ्री, दे आर नॉट क्वाइट फेयर, बिकॉज आप मनी, रिसोर्सेज सब ले लीजिए, वो सब एक पार्टी के झुकाव में, एक पार्टी के फेवर में है। और इस सर्कमस्टांसेस में जो है देश का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो वो एक लार्जर पॉइंट था। रही बात मुंबई की, जी, जिस दिन वोटिंग हुई, मैं फील्ड पर था और मैंने जब जाके, मैं काफी बूथ्स में घूम रहा था, और लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें उनका जो बूथ है वो नहीं मिल रहा है। और ये मैं बता दूं कि ये पहले भी हुआ है कि, और ये बोलते ना इलेक्टोरल रोल जिसे कहते हैं, मतदार यादी, वो रिवाइज होती रहती है और इसमें कहीं ना कहीं सफल होते हैं। मेरा भी वोटिंग सेंटर जो है, लास्ट टाइम कोई और था, अब कोई दूसरा वोटिंग सेंटर मुझे इस बार दिया गया था, क्योंकि मैं थाने में रहता हूँ और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव साथ ही साथ था। इसमें सुबह जब वोटिंग शुरू हुई, मैं मान 13 जनवरी को वोटिंग हुई, इसमें जब लोग वोटर लिस्ट में सब बोल रहे थे कि हमारा नाम नहीं है, एक नाम सामने आया जिस शख्स का नाम है गणेश नाइक। गणेश नाइक नवी मुंबई से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी मिनिस्टर है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है, पहले शिवसेना में रहे हैं और पहले उसके बाद एनसीपी में रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में। नवी मुंबई में उनकी काफी सॉलिड पकड़ है। उन्होंने वोटिंग के टाइम सुबह आके कहा कि भैया मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। उन्होंने बोला मैं इस वोटिंग सेंटर में आता हूँ, एक स्कूल है नवी मुंबई में, बोलते यहाँ मैं आके सालों साल हर इलेक्शन आके वोट करता हूँ और मेरा नाम ही नहीं है वोटिंग लिस्ट में। तो सब लोगों को स्ट्रेंज लगा कि एक मिनिस्टर का नाम जो है वो डिलीट हो गया सीधा इलेक्टोरल लिस्ट से, ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि बाद में कुछ ऐसे खबरें आई कि उन्हें बहुत घूमने फिरने के बाद उनका जो वोटिंग सेंटर है वो उन्हें मिल गया, और वो एक मंत्री की बात थी। आम लोगों को भी ऐसे कई कंप्लेंट्स आई हैं रोहन, जिन्होंने हर इलेक्शन में अपने घर के आसपास के वोटिंग सेंटर में जाके वोट करके आए हैं। इस बार काफी हद तक हमने देखा, लोग कह रहे हैं उन्हें वोटिंग सेंटर नहीं मिल रहा, उन्हें इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम नहीं मिल रहा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी या जिस वार्ड में वो वोट कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं वोटिंग के लिए गया था, सुबह मैं अपना वोट जब कास्ट करने गया था, और जो वोटिंग सेंटर के बाहर जो बूथ्स लगे रहते हैं जहां पर लोग आपको मदद करते हैं, एक चिट्ठी देते हैं आपको कौन से बूथ में जाना है, कौन से रूम में जाना है,
वहां पे एक बंदा था जो मेरे ही एरिया में रहता था, काफी सालों से उसने वोट किया, यंग यंग था फिर। तो जब उसने ट्राई किया फाइंड आउट करने के लिए वोटर लिस्ट में, क्योंकि वोटर लिस्ट तो इतनी मोटी मोटी, आप उसमें कहाँ ढूंढने, डिजिटली वेबसाइट पे सब समझ नहीं पा रहे थे। तो उस बंदे को उस मोमेंट पे कहा गया कि सर आपका तो नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कलवा करके जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहां शायद आपका नाम चला गया होगा। तो वो इंसान भी बड़ा सरप्राइज था कि यार मैं तो हर बार जीत रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं क्यों मेरा नाम जो है नहीं मिला। फिर ट्विटर पर, एक्स जो है सोशल मीडिया पर, काफी लोगों ने आके कहा कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे वोटिंग सेंटर जो है लास्ट मोमेंट में 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिए गए। द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ वोटिंग सेंटर इज, आप देखते हैं अगर आप रहते हैं तो आपके 2 किलोमीटर में आपको कई सारे वोटिंग सेंटर्स मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर आप एक मतदार है, आपको ज्यादा कष्ट उठाना ना पड़े अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो आपके घर का नियरेस्ट स्कूल, आंगनवाड़ी, कॉलेज, ये सब जो है यहाँ पर सरकारी फैसिलिटीज कुछ भी अगर ऐसे कोई है, वहां पर जाके आप अपना वोट कर सकते हैं। बट इस बार वो हमें मुंबई में खासकर देखने में मिला, लोगों के वोटिंग सेंटर्स 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर कर दिए गए हैं। कई कह रहे हैं कि हमारा नाम निकाला गया है, हमें ही इसका इंटीमेशन दिया नहीं गया है, क्योंकि अगर किसी का नाम निकलता है तो उसका कोई ग्राउंड होता है, आप ऐसे ही किसी का नाम आप निकाल नहीं सकते वोटर लिस्ट से। तो या तो इंसान कोई मर गया है, शिफ्ट हो गया है, माइग्रेट हो गया है। तो ये हमें काफी हद तक देखने मिला मुंबई में जब मैं घूम रहा था वोटिंग सेंटर्स पर। तो ये तो एक भाग रहा कि वोटिंग सेंटर में लोगों को नाम नहीं मिल रहे। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हुई कि जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो ईवीएम पे जाने से पहले आपके उंगली पर एक मार्क लगाया जाता है, इंडेलिबल इंक जिसे कहा जाता है। उसका एक मार्क आपकी इंडेक्स फिंगर पर लगता है। तो ठीक है, मैं सुबह अपना वोट कास्ट करने पहुंच गया। इस बार मैंने देखा कि एक मार्कर पेन जो है, मार्कर पेन से मेरी उंगली पे वो उन्होंने मार्क बनाया। तो मैंने तभी उस ऑफिसर को पूछा कि क्या हुआ, आप तो वो इंडेलिबल इंक जो प्रॉपर डिप करके लगाते हैं। बोलते नहीं सर, ये इस बार तो हमें यही दिया गया है। तो मुझे लगा ठीक है, शायद मेरे ही वोटिंग सेंटर में ये कुछ हुआ हो। मैं गया, मैं बाहर आया, मैं बोला ये तो मार्कर है, ये तो एक बार नहाएगा इंसान तो ये निकल जाएगा, या एक कुछ छोटा सा सैनिटाइजर लग जाएगा तो ये निकल जाएगा। फिर हमने देखा कि कई ऐसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार तो यही पेन यूज किए गए हैं, ये मार्कर पेन ही है, इंडेलिबल इंक नहीं, ये मार्कर पेन ही यूज करे गए हैं, जो कुछ मिनट्स में निकल रहे हैं। मतलब रोहन आप सोचिए, मैं 9 बजे मेरा वोट कास्ट किया मैंने, और मैंने जब एक वीडियो बनाई मेरे चैनल के लिए, जहां पर मैंने ये दिखाया कि 30 सेकंड में एक सैनिटाइजर और कॉटन से कैसे मेरी ये इंक जो है वो पूरी तरीके से बाहर आ गई, जबकि वो इंडेलिबल इंक जो ओरिजिनल वाली है वो 6-6 महीने तक बाहर नहीं आता, और ये जो है वो निकल गई। तो इसने भी कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करी लोगों के दिमाग में, और ये सवाल उठाया कि ये आप अभी क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं। ऑफकोर्स स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब देके इसकी स्पष्टता बाद में दी भी कि हाँ, ये जो है ये पहले रहा है, 2011 के रूल्स के हिसाब से हम ये मार्कर पेन यूज कर सकते हैं। बट साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि हमने महानगर पालिका में ये यूज किया, ये मार्कर, जिला परिषद में हम ये यूज नहीं करेंगे, हम उसमें इंडेलिबल इंक यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो और ये एक्चुअली फनी है, बिकॉज आप लोग भी कहते हैं कि यार क्या है रोहन, आजकल का जो वोटर है ना वो बहुत स्मार्ट है। तो वो चाहे यंग वोटर हो या कोई और हो, वो जनता सब जानती है, वो देखती है, वो सब जानती है। तो ये दो चीज जो है वो उस पर सवाल उठाए गए, और कहीं ना कहीं जो वोट चोरी वाला जो है, विपक्ष पार्टियों ने और काफी ऐसे नेताओं ने इस पर भी जोर दिया गया कि लोगों को वोटिंग सेंटर नहीं मिले, उन्हें वोट करने नहीं दिया गया। और ये दो एस्पेक्ट, और तीसरा एस्पेक्ट था कि इस बार हमने देखा कि महाराष्ट्र के कई सिविक बॉडीज में अनअपोज्ड हुए, मतलब लोगों को अनअपोज्ड जो है कैंडिडेट जीत गया, और सब कैंडिडेट महायुति के ही थे। तो कल्याण डोंबिवली में फॉर इंस्टेंस, जहां पर श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे एमपी हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट चीफ वहां से आते हैं। वहां की जो कल्याण डोंबिवली महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 10-10, 15-15 ऐसे ही अनअपोज्ड, मतलब लोगों को वहां वोट करने का मौका भी नहीं मिला। बट वहां पर हमने देखा कि इनके जो है कैंडिडेट्स अनअपोज्ड आ गए। अब उसमें अलग ट्विस्ट जब ऐड हुआ कि कहीं ऐसे इंडिपेंडेंट्स जो है, छोटे लोग जो अपने अपने वार्ड से सोशल सर्विस करते हैं या कुछ और करते हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने बाहर आके कहा कि हमें पैसे की ऑफर्स दी गई है, हमें थ्रेटन किया गया है विड्रॉ करने के लिए। मुंबई में ऐसा एक उदाहरण हमारे सामने आया, जहां पर राहुल नार्वेकर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है,
वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है, उनके 3 फैमिली मेंबर 3 वार्ड से बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लड़ रहे थे। उसमें से ही एक वार्ड में से एक लेडी ने आके बाहर बाइट दिया और उन्होंने रिवील किया कि राहुल नार्वेकर और उनके लोग उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें धमकियां दे रहे थे कि आप विड्रॉ कर लीजिए, अपना नामांकन पीछे ले लीजिए। उन्होंने ऑफकोर्स बाद में शिवसेना यूबीटी से जाके वहां पर चुनाव लड़ा था और वो हार भी गई, बट उन्होंने ये भी सामने लाया। और फिर जैसे ही ये एक बयान आया, ऐसे इंडिपेंडेंट्स ने बाहर आके बोला कि हमें जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उन्होंने डराया धमकाया गया है, हमें पैसे ऑफर किए गए हैं, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए, एक फ्लैट, गाड़ी, हमें सब कुछ ऑफर किया गया है जिससे हम जो है विड्रॉ करें। तो ये 2-3 चीजें जो रही हैं इन द रन अप टू द इलेक्शन एंड ऑन वोटिंग डे, जिससे ये एक शक एक सेक्शन में कहीं ना कहीं जरूर पैदा हुआ था कि क्या ये इलेक्शन फेयर रही है या क्या ये इलेक्शन मजाक बन के रह गया है कि आप आए, आप वोटिंग सेंटर पे जाएं और आपके हाथ में एक मार्कर लगा के आपको बोला जाओ, मार्कर जो है 1 घंटे में निकल जाता है। तो ये जो 2-3 इसमें फैक्टर्स रहे हैं रोहन, जिस पर कहीं कहीं सवाल उठाए गए हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से कन्विंसिंग जवाब जिसे हम कहते हैं वो दे नहीं पाया। मैं तो शुभम ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की खामोशी हमारे देश की लोकतंत्रता को ज़्यादा हानि पहुँचा रही है, ना कि उनके कार्य, बल्कि उनके कार्य तो अभी तो वहाँ तो हम बात भी नहीं कर रहे। लेकिन मेरे को आपसे पूछना है कि ये मार्कर वाला तो काफ़ी लोगों ने उठाया, काफ़ी लोगों ने सैनिटाइजर से हटा के दिखाया। जो लोग ऐसे मार्कर से हटा पाए, जो मार्कर की जो निशानी थी वो हटा पाए, क्या वो वापस जाके वोट देने की उन्होंने कोशिश की? क्या वो फिर से वोट दे पाए? नहीं, तो अभी हमारे पास इसकी कोई ऐसी पुख्ता जो खबर है, ऐसी कोई सामने नहीं आई है कि यहाँ पर किसी ने जाके दोबारा वोट करने की कोशिश की है। मैंने भी जितना जहां तक मैं पढ़ सका हूं और फॉलो कर सका हूं, कोई ऐसी पुख्ता खबर नहीं आई है। बट इस पर सवाल ये उठता है कि आप अगर ये इंक निकल जाती है तो आप एक कहीं ना कहीं वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं और आप वो एक एरिया ऑफ सस्पिशन में चीजों को लेकर जा रहे हैं जहां पर कुछ हो सकता है। कोई ये नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कह रहा कि ये हुआ है, बट ये इस पर एक जो है डाउट और शंका बिल्कुल जताई जा रही है। पूना में मैं मानता हूं, पूना का ही शायद वो एक किस्सा था जहां पर ये वीडियो सामने आया था कि राष्ट्रवादी या कोई एक पार्टी के लोगों ने जाके बूथ सेंटर के पास में उनके कार्यकर्ता बैठे थे और वहां पर उन्होंने जाके देखा कि कॉटन और जो नेल पॉलिश रिमूवर की जो बॉटल्स है, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत मात्रा में उन्होंने वो वहां पकड़ी गई और फिर उसका एक बवाल हुआ, उसकी वीडियो बनी और वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए। तो वो एक पार्ट आया है, बट जहां तक मैं देख पाया हूं, जितना मैं फॉलो कर पाया हूं, कोई एक पुख्ता खबर कि कोई जाके एक्चुअली डबल वोट करके आया वो फिलहाल सामने आई नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स उनका ये कहना है कि अगर आप जब एक बार जाते हैं, अगर शुभम चौहान एक बार वोट करने जाता है तो उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में टिक होता है या एक क्रॉस होता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि उसने वोट कर दिया। तो वही शुभम चौहान वापस आके वोट करेगा, तो ये संभव नहीं है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। बट मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इसमें एक डाउट जरूर पैदा होता है कि ये आप ठीक है वो 2011 के रूल हो या वो कभी के भी रूल हो, बट फैक्ट इज जब ऐसी चीज सामने आती है और आप पहले डिफेंसिव होते, मुझे याद है जब शुरू के कुछ समय में ये खबर आई सुबह में कि ये जो मार्कर है वो निकले जा रहे हैं, शुरू में ये आया था कि कुछ मराठी चैनल्स ने भी ऐसा दिखाया था कि इलेक्शन कमीशन सोर्सेज के हवाले से, स्टेट इलेक्शन कमीशन सोर्सेज के हवाले से, जिन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो निकल ही नहीं सकता। और फिर उसमें और वीडियोस बनती गई, जर्नलिस्ट, आम वोटर ने भी वीडियो बना के बताया कि भैया देखिए ये निकलता है। फिर कहीं ना कहीं दोपहर में जाके ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन्होंने ये एक्ट करा है, जो ये निकाल के दिखा के ऐसा किया है, उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे और हम ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कहां से लिया गया है, ये इंक हमने कहां से प्रोक्योर किया और ये क्यों निकला। तो उन्होंने वो कहीं ना कहीं एडमिट जरूर करा, बट उस वोटिंग दिन पर ये जो है खबर हमें भारी मात्रा में जो बिल्कुल कंप्लेंट सामने आया, इसमें कोई दो मत नहीं हुआ। बिल्कुल शुभम, ये तो बात सही है। भले ही सोशल मीडिया में लाख बुराइयां हों, भले ही उसकी वजह से लोग रील बना रहे हैं सड़क के बीच में और ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में भारत की जो जनता है वो बहुत जागरूक है। जब मतदान देने की बात आती है, आजकल सही में लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं और सोशल मीडिया का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं ये बात पहुंचाने तक के, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उन्हें लगता है कि ये उचित नहीं है, वो बात फैलाने में। तो आगे आप क्या देख सकते हैं महाराष्ट्र में? आपने जो हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं,
पिछले 10 साल में महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें इतना ज़्यादा उथल-पुथल कभी किसी ने ना सोचा होगा, ना कभी महाराष्ट्र ने खुद कभी सोचा होगा कि जो जैसे कि भाजपा और शिवसेना जो इतने सालों से करीब 3 जनरेशन से साथ में चल रही थी, वो अब ऐसे हालत पे आ गई हैं कि वो एक दूसरे को सेम कमरे में भी नहीं देखना चाहती। तो आपको बिल्कुल क्या लगता है आगे जाके क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? बोलते हैं ना रोहन, वो अब हम रिपोर्टर्स में भी काफी मजाक चलता है कि जब हम फील्ड पे जाते हैं या यहीं इधर किधर मिलते हैं कि महाराष्ट्र में इतना हो गया कि आप जो ये स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं आपके नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वाले, ये एक इस पर वेब सीरीज बना सकते हैं क्योंकि इतना अनप्रिडिक्टेबल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। 2019 में किसने सोचा होगा कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक अलायंस करके एक सरकार बनाएगी जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे। एक इंसान जिसने कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं करी और सीधा मुख्यमंत्री बना। फिर लोगों को लगा कि ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट जो है, कोविड का काल था, उद्धव ठाकरे को काफी वाहवाही, उनकी वाहवाही भी की गई जैसे उन्होंने वो हैंडल किया, क्योंकि महाराष्ट्र केरला के बाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। किसने ये सोचा था कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ही नाक के नीचे उनके ट्रस्टेड लोग जो है, उनके ट्रस्टेड शिलेदार जिसे बोलते हैं एकनाथ शिंदे के रूप में, वो उनकी पार्टी तोड़ कर लेके जाएंगे। और तोड़ कर लेकर गए, वो भी कैसे? उनके 40 एमएलए उनके साथ गुवाहाटी ले गए, नाम ले गए और चिन्ह जो धनुष बाण शिवसेना का सिंबल है वो सब लेके गए। तो आगे क्या होगा, मैं मानता हूं योर गेस इज एज गुड एज माइन। सो योर गेस इज एज गुड एज माइन, ये तो सबसे क्लीशेड स्टेटमेंट है बट ये सच है। और आप ज्यादा पीछे क्यों, अभी देखिए अजीत पवार का जो ये निधन हुआ है, दुखद निधन हुआ है, इसने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अब खोलकर रख दी है महाराष्ट्र की राजनीति में जी। पर्टिकुलरली एनसीपी की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, शरद पवार, अजीत पवार, वो पूरा परिवार जो है, पवार परिवार जो है, उनकी पॉलिटिक्स पर कि अब वो कहां जाए, और महाराष्ट्र की कुल राजनीति पर, क्योंकि उसका एक विश्लेषण और एक आकलन ये भी लगा रहे हैं लोग कि अब एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े फ्री महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अजीत पवार जो एक दूसरे एलाय जो हमेशा उनके अगेंस्ट यूज किए जाते थे टू कीप हिम इन चेक उस महायुति की डायनामिक में, अब कहीं ना कहीं उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमें ये सब जो है बड़े और अब ऑफकोर्स लोकल लेवल पे हम देख रहे हैं कि अपने अपने आपस में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में ही लड़ाई हो रही है लोकल लेवल्स पर। बट एक बात स्पष्ट है रोहन, 2029 तक अगर आप महाराष्ट्र की सरकार की बात करें, ये जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, महायुति सरकार है, इसकी स्थिरता पर 2024 से इलेक्शन के बाद, लोग विधानसभा इलेक्शन के बाद से कोई क्वेश्चन नहीं है, और वो अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं मानता हूं कि 2029 तक तो ये सर्टन है कि जो महायुति सरकार है वो अपना कार्यकाल जो है ना पूरा करेगी, दे विल फिनिश देयर टेन्योर, ये एक सर्टेनिटी लगती है। बट तब तक जो डायनामिक्स, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, वो भारी मात्रा में हमें चेंज होते हुए दिखेंगे। इससे मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि 2029 में भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने आके कुछ समय पहले नारा दिया था कि हमें खुद के दम पे इलेक्शन लड़ना है 2029 का, तो तब वो एकनाथ शिंदे को डंप करेंगे। एकनाथ शिंदे की तब तक क्या पावर रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही बना है। वो हाईकमांड ने इंश्योर करके कि एक शिवसेना, उनको उद्धव ठाकरे से बदला लेना था करके उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने तरफ खींच लिया। तो एकनाथ शिंदे किस लेवल पर होंगे, बट अगर आप ब्रॉडर पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की ब्रॉडर पॉलिटिक्स पर बात करें, नेक्स्ट कुछ हफ्ते महीनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो उथल पुथल होगी, जो चर्न हम ऑलरेडी देख रहे हैं जी, ये मेरे हिसाब से बिगेस्ट स्टोरी होगी। और ये जो फैक्टर है, एनसीपी फैक्टर, जो एनसीपी का रोल रहा है और पवार अब क्या करेंगे, इस पर काफी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। और एक बोलते हैं ना, नया चैप्टर जो है अजीत पवार के जाने के बाद, एक नया फेज, एक नया जो उनकी पत्नी ही संभाल रही हैं, बिल्कुल, जिन्होंने मतलब 28 तारीख को उनका निधन हुआ, 29 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया बारामती में, 30 तारीख को रात को खबर आई कि सुनेत्रा पवार जो है उन्होंने उप मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए हाँ कह दिया, और 31 तारीख को उन्होंने राजभवन में जाके शपथ भी ले ली। तो ऑलरेडी हम वो देख रहे हैं कि एनसीपी के लेवल पर काफी चर्न हो रहा है। तो वो मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग टॉकिंग पॉइंट होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में जाते हुए। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है इसमें, और देवेंद्र फडणवीस जो है वो फिलहाल लीडर नंबर 1 है, टॉप मोस्ट लीडर महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसमें एकनाथ शिंदे कहाँ फिट होंगे,
वो उन्हें वो हार्ड बार्गेनर है, वो सीट्स शेयरिंग हो, पावर शेयरिंग हो, वो एकदम सटीक तरीके से अपनी जो डिमांड है वो रखते हैं, पोस्चरिंग करते हैं, उसमें से मिले ना मिले वो बात की बात है, बट वो दावा जरूर करेंगे। तो वो 29 कॉर्पोरेटर के बाद भी वो मुंबई महापौर के लिए वो दावा अभी तक उनका कायम है, इसलिए मुंबई के पास अभी मेयर नहीं है। सेम इलेक्शन के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए दावा जरूर किया था। तो ही इज अ शूड बार्गेनर, शूड नेगोशिएटर। उनके और देवेंद्र फडणवीस के ये जो खींचातानी जो हम देख रहे हैं, ओपन कोल्ड वॉर जो ये चल रही है, ये भी काफी कुछ दिखाएगा। और इस सब पे विपक्ष कैसे रीग्रुप करता है, क्योंकि 2024 विधानसभा के बाद में विपक्ष कंप्लीटली डिफ्लेट हो गया है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, खैर उनकी तो पार्टी स्प्लिट हो गई है। तो ये तीनों जो है विधानसभा में तो कंप्लीटली आउटनंबर्ड है। यहां से अब वो इस पे कैसे रीबिल्ड करते हैं वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इट्स नेवर से नेवर, कभी भी कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, महाराष्ट्र की राजनीति में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मेरे हिसाब से ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है जो अजीत पवार के निधन के बाद कंप्लीटली एक 360 टर्न हो गया है। ये मेरे हिसाब से हमें देखना बहुत आवश्यक होगा। रोहन, बहुत बढ़िया। शुभम जी, धन्यवाद फेयर ऑब्जर्वर हिंदी से बात करने के लिए। आपके साथ बात करके बहुत कुछ आज सीखने को मिला, बहुत कुछ नई चीज़ें आपने बताई और आपने एक खुल के अंदाजे से में बताया कि अभी इलेक्शन कैसे होते हैं, पॉलिटिक्स कैसे चल रही हैं, कौन सा पक्ष किसके साथ है, कौन सा पक्ष किसके साथ नहीं है, लोगों की क्या भावनाएं हैं। तो बड़ा अच्छा लगा शुभम जी। आशा करता हूँ कि मैं आपसे बार बार बात करता रहूँ महाराष्ट्र के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहन, धन्यवाद।